Good morning students, welcome back to my YouTube channel with another chemistry video। पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप लोगों ने अगर मेहनत करी है और वीडियो को बड़े गौर से देखा भी होगा और आपने उसको नोट डाउन भी किया होगा और खुद से समझने की कोशिश की होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में ज़रूर आएगा। और आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन किया था व्हाई डू केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड। तो कुछ बच्चों ने मुझे जवाब दिए इसके, एहसान अंसारी, मुकर्रम राही और फिर जो है सना नूरी ने यूट्यूब में कमेंट्स में इसका आंसर दिया, अच्छा लगा। और कुछ बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत ही बच्चे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे एक्टिव हैं, कुछ बच्चे जो है पता नहीं कब क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं सामने 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। अरे बाबा, तो चलो आज का टॉपिक है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर्म प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है क्या रे? क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहता है कि जब दो लिक्विड सब्सटेंस को, जब दो लिक्विड केमिकल्स को आप मिलाते हो और जब दोनों लिक्विड केमिकल्स के मिलने के बाद अगर आपको एक सॉलिड केमिकल प्राप्त होता हो तो उसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप यूँ कह सकते हो कि जब दो लिक्विड केमिकल को मिलाने पर जब आपको एक सॉलिड केमिकल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है तो हम लोग उसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो सॉलिड प्रोडक्ट आपको मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं पीपीटी यानी प्रिसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट। और वो सॉलिड प्रोडक्ट के साथ जो अलग से आता है, जो लिक्विड के रूप में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं सुपरनेट। देखो यार, एक्वस मतलब लिक्विड है और एस फॉर सॉलिड। तो देखो दो एक्वस को हम लोगों ने मिलाया, एक AgNO3 एक KCl को मिलाया तो हमें मिला क्या? एक सॉलिड AgCl, सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर क्लोराइड मिला। और एक अलग से हमको क्या मिल गया? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि लिक्विड है, ये ऊपर तैर रहा है, AgCl नीचे बैठा हुआ है ना, प्रोडक्ट के साइड में। तो ये जो एक्वस है, ये जो लिक्विड है KNO3, इसको सुपरनेट के नाम से जानते हैं। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में दो चीज़ मिलती है, एक पीपीटी मिलता है, एक सुपरनेट मिलता है। पीपीटी सॉलिड होती है, सुपरनेट लिक्विड होता है। एक्यूएस मतलब लिक्विड होता है, ठीक है। उसी तरह से मैंने NaOH को भी देखा है और HCl को भी देखा है। जब दो लिक्विड को आपस में मिलाया तो एक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। जब दो सॉलिड सब्सटेंस को मिलाओगे एक सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कह डालो, ठीक है। उसमें से एक लिक्विड भी निकलता है H2O, जो कि एक्वस है, इसको सुपरनेट कहते हैं। NaCl को पीपीटी कहते हैं, प्रिसिपिटेट। इसको पहचानने का आसान तरीका है, एग्जाम में आएगा तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन तो आप आसानी से इसका डेफिनेशन लिख के विद एग्जाम्पल डाल दोगे, नंबर मिल जाएगा 3 टकाटक। लेकिन अगर आ जाए 4-5 रिएक्शन और बोल दे कि इस रिएक्शन में टिक आउट करो, कौन सा रिएक्शन प्रिसिपिटेट रिएक्शन है, तो आप कैसे पहचानोगे? पहचानने का आसान तरीका है कि आपको देखना है कि रिएक्टेंट साइड में दोनों अगर इक्वस है, यानी दोनों लिक्विड है, और प्रोडक्ट साइड में एक भी सॉलिड आपको दिख रहा हो, है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा SEQS, है ना, और प्रोडक्ट साइड में अगर एक भी आपको सॉलिड दिख रहा होगा, S दिख रहा होगा, तो आप ताली बजा के बोलना भैया यही हमारा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। क्योंकि यार दो एक्वस को सर ने कहा था कि दो एक्वस को मिलाओ और प्रोडक्ट साइड में अगर एक सॉलिड सब्सटेंस मिल जाता है तो यानी दो लिक्विड को मिलाओ, प्रोडक्ट साइड में एक सॉलिड मिल जाता हो तो समझ जाना कि ये रिएक्शन हमारा क्या है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे AgNO3 सॉलिड यानी लिक्विड है, एक्वस, प्लस KCl इज अ लिक्विड है, एक्वस, गिव्स AgCl सॉलिड, जिसको हम लोग पीपीटी के नाम से जाने जाता है। ये ध्यान रखना, पीपीटी बहुत बार आता है। पीपीटी क्या है? प्रिसिपिटेट को पीपीटी बोलते हैं, ठीक है। और प्रिसिपिटेट क्या है? सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस को पीपीटी कहते हैं, ठीक है। तो KNO3 ये सुपरनेट है, ठीक है, ये लिक्विड में होता है। सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलाया तो सिल्वर क्लोराइड मिला, AgCl सिल्वर क्लोराइड मिला प्लस पोटेशियम नाइट्रेट लिक्विड के रूप में, जिसको सुपरनेट कहते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, जिसको मैंने नीचे लिख दिया है। इस रिएक्शन को पहचानने का तरीका मैंने आप लोग को बता दिया और नोट में भी मैंने लिख दिया कि इस रिएक्शन को आप कैसे पहचानोगे। दिस रिएक्शन में बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रिसिपिटेशन बिकॉज टू आयनिक इक्वेशन सॉल्यूशंस, टू आयनिक इक्वस सॉल्यूशंस, मैंने बोला ना,
दो एक्वस सॉल्यूशंस अगर हो और उसको रिएक्ट करो तो क्या मिले, अगर एक सॉलिड मिले, इल्ड का मतलब होता है प्राप्त होना, मिले, तो आप समझ जाना ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, आगे थोड़ी सी टॉपिक है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का ही, वो क्या कहलाता है, कहता है दो प्रॉपर्टीज, क्या क्या, प्रिसिपिटेट और क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड। आपको पता है प्रिसिपिटेट इसका मतलब होता है पीपीटी। क्या होता है प्रिसिपिटेट का मतलब, क्या होता है पीपीटी। ये पीपीटी क्या होता है यार, क्रिस्टलाइन होता है ना। क्रिस्टलाइन मतलब क्या कि यार ये एक सॉलिड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को ना हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड है। ठीक है, क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल के बारे में मैंने आप लोगों को क्लास 9 में भी पढ़ाया है। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, वो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस लिक्विड से मिलता है, उसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, है ना। हाँ, ये एक आयनिक सॉलिड्स होता है, क्योंकि यार इसमें चार्ज होते हैं, AgCl, Ag में प्लस चार्ज, Cl में -1 चार्ज। ठीक है, इसलिए हम लोग आयनिक बोलते हैं, आयनिक सॉलिड्स। AgCl इज आयनिक सॉलिड है, कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। Ag में +1 चार्ज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है Ag में +1 चार्ज, तो Cl में -1 चार्ज। यहाँ पे AgCl दिया ना हमारा, तो ये आयनिक है, सॉलिड्स है, कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली सॉलिड भी बोलो ना यार, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री है ना, लॉचाइज बोझ है इसमें, तो आपको कोई बड़ी चीज़ें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको जो है इतनी परेशानी होएगी। इंशाल्लाह आसानी से समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, दे मे बी कलरलेस और कलरफुल। ये कलरलेस होता है, कलरफुल होता है, ये तो आसान है यार। ये सिंपली जो है मैंने आयनिक इक्वेशंस को आप लोगों को लिखा दिया है, ताकि आप आसानी से समझ सको कि ये आयनिक इक्वेशंस जो है किस पे प्लस चार्ज, किस पे माइनस चार्ज, और कौन किसके साथ जाता है। AgCl के साथ जाएगा प्लस माइनस के साथ, NO3 K के साथ जाएगा माइनस वाला प्लस के साथ, है ना। ठीक है, इसलिए जाएगा क्योंकि यार ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। आयन का इंटरचेंज होना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका पोजीशन उसके पास, उसका पोजीशन इसके पास, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरूरी नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सॉलिड पीपीटी प्राप्त हो, है ना। लेकिन यहाँ पे ये वाला रिएक्शन में एक सॉलिड पीपीटी प्राप्त हुआ है हमारा, तो ये सॉलिड पीपीटी होने की वजह से, ये सॉलिड सब्सटेंस होने की वजह से ही हमारा जो है ये रिएक्शन कहलाया क्या रे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। चलो आगे देखते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसका नाम है रे एक्सोर्जिक, दूसरा नाम है, ध्यान रखना रे, एक्सोर्जिक। और एक्सोर्जिक का मतलब क्या होता है रे, एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी इवॉल्व, एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी इवॉल्व। एनर्जी प्रोड्यूस मतलब एनर्जी निकालना ना, एनर्जी इवॉल्व करना। एक्सोथर्मिक, जैसा ऐसा वोल्केनो, मैंने एक फोटो दिया रे, ये आग वाग निकल रहा है कुछ ऐसा ना, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कितना हीट निकल रहा है, इससे कितना हीट एनर्जी निकल रहा है। अरे हीट एनर्जी का दूसरा नाम ना थर्मल एनर्जी भी होगा। थर्मल मतलब हीट, है ना, मैंने क्लास 9 में पढ़ाया है। तो थर्मल एनर्जी कितना निकल रहा है इस वोल्केनो से, आओ व्हाटएवर जो भी है। एक्सोर्जिक नाम, दूसरा नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि एक्सोर्जिक भी बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, ऑफकोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो जिसका मतलब होता है एक्सोर्जिक का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, कहते हैं यार कोई भी रिएक्शन करो, दुनिया में कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो बिना एनर्जी का होता हो। या तो वो एनर्जी लेता हो, एनर्जी लेके रिएक्शन करेगा, या तो एनर्जी रिलीज करके रिएक्शन करेगा, है ना। तो कहता है कि जो रिएक्शन होने के दौरान कोई न कुछ एनर्जी अगर रिलीज कर देता हो, और वो एनर्जी किसके रूप में होना चाहिए, लाइट के रूप में या फिर हीट के रूप में, या कभी कभी साउंड के रूप में, कभी कभी इन द केस साउंड। तो ये साउंड को ना नेगलेक्ट ही करके रखना आप अभी, ठीक है। हाँ, तो कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि वैसा रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करता हो, किसके रूप में, लाइट के रूप में या फिर हीट के रूप में, यानी थर्मल एनर्जी के रूप में या साउंड के रूप में। तो कौन ऐसा रिएक्शन है रहा जो होता है और उसमें जो है हीट रिलीज नहीं होता हो, बताओ। तो हर रिएक्शन है जिससे हीट रिलीज होता हो, है ना। हर रिएक्शन है जिसमें हीट, कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें हीट की ज़रूरत पड़ता हो, और कोई रिएक्शन है जिसमें हीट अपने आप रिलीज होता है। अभी एक एक एग्जांपल देखेंगे ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO सॉलिड है। जो ही कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में यानी लिक्विड में मिलाओगे ना,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सॉलिड बनेगा और एकदम गरम गरम हवा निकलेगा, हीट रिलीज होगा। जैसे चूना को पानी में डालते हो तो कितना हीट निकलता है ना घर में पोता करने के लिए, सॉरी पोताई जो भी है व्हाटएवर, हीट रिलीज होता है। तो कहता है यार बहुत मतलब सभी रिएक्शन ऐसे होते हैं, जनरली सभी रिएक्शन हीट रिलीज करता होगा और हीट कुछ ना कुछ तो रिलीज करता ही होगा जब रिएक्शन होता है। तो सभी रिएक्शन को आप आसानी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे सेल्यूलर रिस्पायरेशन बिग एग्जांपल है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन बायोलॉजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने रिस्पायरेशन, है ना। सेल्यूलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वाटर भी निकलता है, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में। हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम ग्लूकोज का ही है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस किया ना एनर्जी हमको दिया ना, रिलीज किया ना, तो ये जो रिलीज किया एनर्जी या थर्मल एनर्जी, जो भी एनर्जी, हीट एनर्जी, जो भी एनर्जी है ना, ये एनर्जी प्रोड्यूस किया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है रेस्पायरेशन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन क्या है, एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि रेस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। मैंने एक पॉइंट लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सोथर्मिक। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज ऑलमोस्ट क्या है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे समझाता हूँ कैसे, इस लाइन का मतलब क्या होता है। आप लोग बड़े गौर से देखेंगे इस लाइन को, ठीक है। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा सॉरी लिख नहीं रहा है, हाँ अब देखो, जैसे मैंने लिखा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, ठीक है, ध्यान से देखना, H2O, इसको मिलाया तो क्या बना पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा, ठीक है। नहीं लिख रहा रे, चल कोई बात नहीं, H2 समझ जाना लिखा हुआ है उधर। हाँ, ये जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कैल्शियम, इधर H2, ये भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है ना, मैंने बताया है क्लास 9 में, हाँ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो जब भी कोई कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से Ca, ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट H के साथ जाएगा ना, हाँ CaOH बनाया, ठीक है। तो जब भी कोई कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जब कोई प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, जब भी कोई एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अनदर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के साथ मिल करके जब एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, तो उस केस में हमेशा एनर्जी कुछ न कुछ रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है ना। अब जब एनर्जी रिलीज होएगा तो समझ जाना क्या ऐसा, मतलब कौन सा रिएक्शन है, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जब कोई कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स मिलकर के कोई कंपाउंड का निर्माण करता हो तो हमेशा कुछ न कुछ रिलीज होएगा। तो जितने रिएक्शन आपको दिख जाए ना कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने हुए जितने रिएक्शन है, कुछ न कुछ तो निकालेगा ही, है ना, समझ जाना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको पूछता है, अब क्वेश्चन में पूछता है आपको यार एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो रेस्पायरेशन इज अ बिग एग्जाम्पल। रेस्पायरेशन हाँ इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। जैसे और एग्जाम्पल है हमारा मेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स। जैसे कि आप फ्रीज में पानी को ठंडा करने दो, है ना, बर्फ़ जमने दो, तो क्या होता है पानी में जो हीट रहता है ना वो पहले रिलीज होएगा हीट, तब जाके ना ठंडा होएगा। हाँ, तो जो बर्फ़ बनती है, मेल्टिंग नहीं मेकिंग, हाँ जो बर्फ़ बनाते हो तो पहले हीट निकालोगे तभी वो ठंडा होएगा। तो फ्रिज में जो ही पानी डालते हो तो पानी का हीट निकलने लगता है, तो इसलिए वो जो है बर्फ़ बनने लगता है। तो ये भी मेकिंग ऑफ आइस क्यूब इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम्पल। व्हेन वाटर फ्रीजेज इनटू आइस क्यूब्स द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। मैंने बोल दिया। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन में रस्टिंग लगती है, जब आयरन Fe ऑक्सीजन्स के कांटेक्ट में आता है, जब दोनों कांटेक्ट में आता है तो कुछ न कुछ हीट निकलती है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल्स, तो बताइए कि यार कैंडल को जला दे तो हीट ही निकालेगा, हाँ, इसलिए बर्निंग ऑफ कैंडल्स भी आपका एक्सोथर्मिक। लाइटिंग ऑफ मैच, यानी माचिस को जलाओ तो भी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यार माचिस जलने के बाद ही रिएक्शन माचिस जलने के बाद ही क्या निकालता है ना, हीट ही निकालता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, परमाणु धमाका,
है ना। परमाणु धमाका से भी तो हीट ही निकलती है। कंबस्टन्स, कोई भी चीज़ को अगर जलाओ आप, कोई भी फ्यूल्स को जलाओ तो हीट ही निकलती है। ये सब एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आगे चलो देखते हैं हम लोग सेटिंग्स ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट। ये भी एग्जाम्पल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। पता है सीमेंट और कंक्रीट को मिलाने के बाद जब रोड में आप स्लैब डालते हो या घरों में डालते हो, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्योंकि यार सीमेंट में मौजूद जो केमिकल्स है वो केमिकल वाटर के साथ रिएक्ट होने पर कुछ न कुछ हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को दूसरा नाम है एंडोर्जिक रिएक्शन। अरे कैसा कैसा नाम है, एक को नाम है एक्सोर्जिक, दूसरे को नाम है वो एंडोर्जिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन उधर एनर्जी रिलीज्ड और इधर एनर्जी रिक्वायर्ड। एक्सो मतलब एग्जिट, ध्यान रखना, एक्सो मतलब एग्जिट। एग्जिट किसका? एनर्जी का एग्जिट। हाँ, एक्सो में एनर्जी का एग्जिट होना हीट के रूप में, ध्यान रखना दो ही चीज़ होता है, हीट के रूप में या लाइट के रूप में। और इंडो जस्ट एक्सो का उल्टा रहा है, इंडो जस्ट एक्सो का उल्टा, जिसका दूसरा नाम है एंडोर्जिक। वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ, कोई रिएक्शन बना तो एनर्जी रिलीज हुआ, और यहाँ पे कोई रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन ऐसा रिएक्शन हमारे पास है जो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आपको आसानी होगी एग्जाम में लिखने के लिए। कि हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन मैं लूँगा फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना। किसको रहा? पत्ते को, पौधे का, हाँ, और प्लस लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है ना। लाइट का प्रेजेंस में शुगर बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है ना। तो देखो लाइट उन्होंने क्या किया, खाना बनाने के लिए यानी शुगर बनाने के लिए उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया रहा, बोलना रहा, हाँ, लाइट ऑब्जर्व किया उन्होंने, इसको ऑब्जर्व किया उन्होंने। क्या किया रहे? ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व ABSORB ऑब्जर्व। उन्होंने क्या किया? लाइट को ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व किया ना, लाइट इज एनर्जी, मैंने बोला लाइट और हीट दो ही एनर्जी होगी, या तो रिलीज करेगा या तो ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ खाना बनाने के लिए लाइट को ऑब्जर्व किया इन्होंने, है ना। इस रिएक्शन में जब तक वो लाइट को ऑब्जर्व नहीं करेगा ना तो खाना बन ही नहीं सकता। तो ये रिएक्शन आपका पक्का जो होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। आप आसानी से कह देना, और एग्जाम में भी यही रिएक्शन आता है अक्सर, है ना। एग्जाम में भी यही रिएक्शन आता है कि फोटोसिंथेसिस दे देगा और बोलेगा कि इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उधर रेस्पायरेशन जो था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। फोटोसिंथेसिस तो आपको बताइए रे भैया, मैंने फोटो दे दिया है, लाइट जो है, जो लाइट एनर्जी जो है मिल रहा है इस पेड़ के पत्ते को, है फोटोसिंथेसिस। अब देखो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस इज आल्सो अ एंडोथर्मिक। मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक क्यों है यार? आइस मतलब बर्फ, बर्फ पिघलेंगे तो कैसे पिघलेंगे? जब तक उसको जो है गर्मी नहीं लगेगा, तो गर्मी मतलब हीट, हीट उसको मिलता है तब जाके बर्फ पिघलता है। तो हीट को वो ऑब्जर्व करेगा तब जाके लिक्विड में बदलेगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, देखो उधर मेकिंग ऑफ आइस ऑब्जर्व करके, सॉरी, एनर्जी को रिलीज करके, हीट को रिलीज करके बर्फ बन रहा था। मेकिंग ऑफ आइस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेल्टिंग होना मतलब कि यार हीट मिलेगा तभी मेल्ट होगा, तो हीट लिया, लेने वाला एंडोथर्मिक। एवोपोरेटिंग लिक्विड वाटर, अरे यार पानी को गर्म करोगे तो हीट दोगे तभी तो गर्म होएगा, और गर्म होगा तो भाप बनेगा, भाप बनेगा तभी जब भी गर्म करोगे। ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सब्लाइम करोगे तो जब तक आप उसको हीट नहीं दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सब्लाइम होगा नहीं। डिसॉल्व बीइंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड को, है ना, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला? NH4Cl। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को अगर आप हाँ पानी में मिलाओगे, किस में मिलाओगे रे? पानी में मिलाओगे, हाँ, तो ये भी हीट ऑब्जर्व करता है, हीट को ऑब्जर्व करेगा तभी ये पानी में मिलेगा। यानी पानी में पहले डालो और उसके बाद NH4Cl को डाल दो तो घुलेगा ही नहीं जब तक कि NH4Cl को गर्मी ना मिले। यानी पानी को जब तक न खौलाओ तो NH4Cl उसमें घुलेगा ही नहीं, सॉल्यूबल ही नहीं होगा, है। तो इससे पता ये चला कि यार NH4 डाल दिया तो, लेकिन उसमें घुला ही नहीं, तो पानी को गर्म करो, हीट करो, एनर्जी दो, हीट एनर्जी दो, हीट एनर्जी दिया तो पक्का एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास यहीं तक एंड होनी चाहिए। बाय बाय, सब बखैर, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ। मेरी वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।